हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक्चुअली ब्रीदिंग होता कैसे है, फिर लास्ट में हम कुछ डिसऑर्डर्स की भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है। तो हमारा जो कोर प्रिंसिपल है वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ब्रीदिंग होता है। ठीक है, कैसे होता है, चलिए इंस्पिरेशन करते हैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, देखिए ये बाहर जा रहा है। ठीक है, ये बाहर जा रहा है और क्या हो रहा है, जो डायफ्राम हमारा है, डायफ्राम नॉर्मल स्टेट में कैसा होता है, डोम शेप। ठीक है, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हो जाता है फ्लैट। ठीक है, अब देखिए सांस लीजिए, इंस्पायर किया, स्टर्नम बाहर आया, रिपेज बाहर आया, यानी क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। और क्या होता है, डायफ्राम हमारा ऐसे होता है, तो डायफ्राम जब हमने सांस खींची तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम दो जगह पे बढ़ा, दो एक्सिस पे, एक तो इस एक्सिस पे बढ़ा, ये कौन सी एक्सिस है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ा रिब केज की वजह से। और एंटीरियो पोस्टीरियर पे वॉल्यूम बढ़ा डायफ्राम की वजह से, फ्लैट होने की वजह से। तो दो तरीके से वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो हाई प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई टू लो प्रेशर, एयर इनवर्ड। इंस्पिरेशन समझ गए क्या होता है, जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से तो एयर अंदर जाती है, जब हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो एयर बाहर जाती है। नेक्स्ट लाइन में समझते हैं कैसे होता है। इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का, डायफ्राम डोम शेप था, ऐसे हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब केज को बाहर ले जाती हैं, वॉल्यूम बढ़ गया। दो तरीके से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो एयर इज फोर्स फ्रॉम मूव इनटू द लंग्स, है ना, आउटसाइड से लंग्स के अंदर आ गई। क्लियर, दो जगह से वॉल्यूम बढ़ा, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर ओवरऑल कम हो गया, बाहर से अंदर, इंस्पिरेशन। नेक्स्ट एक्सपायरेशन, अब भैया रिलैक्सेशन हो जाएगा। इंस्पिरेशन के एंड पे हमारा डायफ्राम कैसा था, फ्लैट था। ठीक, अब एक्सपायर किया, सांस छोड़िए, देखिए अंदर जा रहा है, ये अंदर गया, यानी रिब केज की वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम अंदर गया, यानी कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, एक चीज़। दूसरी, डायफ्राम ये था, एक्सपायरेशन किया तो डायफ्राम फिर से हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे भी कम हो गया। तो दोनों तरीके से ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया तो ओवरऑल प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो अंदर से बाहर, एयर इज एक्सपर्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, ईजी, कितना ईजी तरीके से बताया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक्सिस में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है बच्चे, जो डायफ्राम होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की जो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो रिब केज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेसिकली, वो हमारी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये होती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इसके लिए इंटरकोस्टल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये होती है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इसके लिए डायफ्राम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए 3 पॉइंट देख लेते हैं कि भैया ह्यूमन का हेल्दी रेट जो होता है 12 से 16 होता है। ठीक है, 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। स्पायरोमीटर एक तरीके का, बल्कि क्या होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा। ठीक है, जो क्या करता है, क्लिनिकल असेसमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है पल्मोनरी फंक्शंस में। ठीक है, जब भी आप किसी लंग फंक्शन के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास ये स्पायरोमीटर होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, अच्छा हमारे पास कुछ मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स ऐसी होती हैं जिनसे हम ये जो रेस्पिरेटरी बेसिकली कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तेज इंस्पिरेशन करें, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तेज फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, तो उसके लिए कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी होती हैं हमारे पास। चलिए 3 डिसऑर्डर देख लेते हैं। एस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों एस्थमा। इफेक्ट क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजेस वीजिंग। वीजिंग साउंड आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में, देखिए ऐसे मतलब वीजिंग साउंड नहीं आता, मतलब अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस समय, लेकिन वीजिंग साउंड आता है, मतलब ठीक है, एक अजीब सा साउंड आता है जब वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं। ठीक है, इम्फीजमा इसीलिए कहते हैं तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि इम्फीजमा हो जाता है, एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाएंगी तो रेस्पिरेटरी एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है रेस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो इम्फीजमा इसलिए क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से इम्फीजमा होता है, तो इसीलिए कहते हैं सिगरेट बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब
ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग की वजह से कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। ये मोस्टली आपको देखा गया जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी काम करते हैं, उनके ये अक्सर चीज़ें मिल जाती हैं होने को। इसमें दो हमारे आते हैं, क्या आते हैं, सिलिकोसिस, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं इसको, दूसरा एस्बेस्टोसिस, ठीक है बच्चों। ये दो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। इसमें इसलिए कहते हैं वर्कर्स को ना इसमें मास्क पहन के रखना चाहिए। मास्क पहन के रखेंगे और काम करेंगे, मान लो तोड़ रहे हैं स्टोन को, तो क्या होगा, उनके डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे। चलिए, अब मेरी आदत आप जानते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं आलसी, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हैं, जाके टॉपिक पढ़ लेंगे बस। तो चलिए यहीं पे ही सॉल्व करा देते हैं। इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है, 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा इस टॉपिक पे, तब क्लियर हो पाएगा ये मैकेनिज्म अच्छे से, वरना कन्फ्यूज़ होते रहोगे। चलिए, क्विज टाइम 5 हैं, मैंने से 4 डालने हैं। चलिए देखते हैं। ऑन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स डज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ पर मिनट? कितनी बार लेता बताइए? 12 से 16, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 10 से 12 है, लेकिन 12, ठीक है, 12 से 16, तभी तो वो टाइटल वॉल्यूम निकल के आता है। देखिए 16 हमने मल्टीप्लाई किया था इसकी पहले वाली क्लास में, 16 इंटू 500, 12 इंटू 500, 6000 से 8000, इस तरीके से निकाला था। चलिए, Which instrument is used for the clinical assessment of pulmonary functions to estimate the volume of air involved in breathing? अभी जस्ट पढ़ा हमने, कौन सा होता है, तो स्पायरोमीटर। Cigarette smoking is one of the major cause of which chronic disorder that damage alveolar walls? बताइए, emphysema। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बढ़िया सा। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच प्राइमरी मसल्स? इंस्पिरेशन होता है हमारा डायफ्राम की वजह से और इंटरकोस्टल मसल की वजह से, या ईसीएम की वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से, ठीक है। प्राइमरी मसल पूछा, डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर होता तो भले थोड़ा कंफ्यूजन का टाइप होता, लेकिन पूछा है इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच प्राइमरी मसल, तो डायफ्राम हमारा प्राइमरी मसल हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, बताइए टॉपिक समझ में आया? क्वेश्चंस लगाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। और याद करने का सबसे बड़े तरीका बता दिया हमने। कोई पूछे हमको 30 सेकंड में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को समझाओ, मैकेनिज्म क्या होता है, तो तुरंत बोलना कि भैया डायफ्राम और EICM दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायफ्राम जो होता है पहले डोम शेप होता है, जैसे हम सांस लेते हैं फ्लैट हो जाता है, और हमारा रिब केज जो होता है जो पहले अंदर होता है, वो हम जैसे ही सांस लेते हैं वो बाहर आ जाता है। तो इधर यानी ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और इधर यानी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब एक्सपायरेशन में डायफ्राम हमारा ऑलरेडी फ्लैट था, उसको हमने कर दिया डोम शेप, रिलैक्स हो गया, और ये रिब केज हमारा बाहर था, रिब केज हमने कर दिया अंदर, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया तो ओवरऑल प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। ये हमारा था बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और ये हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, जिसको हम ख़त्म करेंगे इतनी ही जल्दी। और अब आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, MCQs लगाने हैं, एंड रिवीजन करते रहना है। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा प्रॉपर, एंड मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।